आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके 10वीं कक्षा में आपके जो डायग्रामेटिक सवाल्स होते हैं वो आपके प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हम लोगों के जो 10वीं कक्षा में जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होते हैं और ख़ास करके जो डायग्राम ओरिएंटेड होते हैं, तो आज हम लोग का मान लीजिए पार्ट 1 जो है ये वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग देखेंगे कि 10वीं कक्षा में जो है आने वाले कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम्स के बारे में। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अमीबा में किस प्रकार से द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। तो समझिए, पहले सबसे पहले होता क्या है कि जो अमीबा होते हैं ना, वो एक कोशिकीय, वो आपके जलीय माध्यम में होते हैं, जैसे कि आपका नदी में होता है, तालाब में होता है, पोखर में हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं ना, तब ये क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो किस तरह से अमीबा में विभाजन की प्रक्रिया होती हैं, और याद रखना है हम लोगों की कि अमीबा जो होता है ना, वह एक कोशिकीय होता है और इसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है, अलैंगिक होता है। क्या होता है, अलैंगिक होता है, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो अमीबा में कैसा अलैंगिक विधि पाया जाता है, तो उसमें होता है विभाजन। क्या होता है, विभाजन। और विभाजन में कैसा, द्विविभाजन। क्या होता है, द्विविभाजन। अब द्विविभाजन क्यों बोले, और यहाँ पर देख लीजिए इसमें लिखे हुए हम लोग बहुविभाजन। तो ये क्या होता है, तो अमीबा जो होते हैं ना, जब अनुकूल परिस्थिति में रहेगा, यानी कि जब पानी में रहेगा ना, तो यह ऐसे बटेगा। और हम लोगों को पता है कि अमीबा को हम लोग अमर जंतु कहते हैं। तो देख लीजिए, अमीबा के अंदर जो है आपके केंद्रक होते हैं, उसके बाद आपका क्या है, कोशिका द्रव है। क्या है, कोशिका द्रव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें प्रचलन के लिए क्या मिलता है, कूटपाद मिलता है। तो अमीबा जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, यानी खाना पीना खा लेते हैं, और इसमें याद रखिएगा जो इसमें जो भोजन की प्रक्रिया होती है, यानी पोषण का जो मेथड्स होता है, वो 3 चरणों में होता है। एक होता है शरीर के अंदर भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेना, यानी कि प्रकृति से लेना, है ना। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का जो मुख्य भोजन होता है वो डाइटम्स होते हैं, शैवाल होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, ये सभी उनके प्रमुख भोजन होते हैं। और अमीबा जो चलता है ना, उस अंग को क्या कहते हैं हम लोग, कूटपाद कहते हैं। और इसी के बनने बिगड़ने के कारण जो है ना, यह चल पाता है, भोजन को शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण कर पाता है। तो जब क्या होता है, ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो पुनः ये 2 हिस्से में बढ़ते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्रक बढ़ता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। केंद्रक का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है ना। तो इसी बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी केंद्रक का बंटवारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और उसके बाद कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये बढ़ते हैं आपके साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से, और साइटोप्लाज्म के बंटवारे को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो ध्यान में रखिएगा कि जब अमीबा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, और पहले केंद्रक का बंटवारा होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी केंद्रक का बंटवारा कहते हैं, और उसके बाद होता है कोशिका द्रव का बंटवारा, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इसके बाद जो है संकुचन के बाद यह क्या कर जाते हैं, 2 नए डॉटर्स यानी संतति अमीबा का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो है ये परिपक्व अमीबा का अस्तित्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि यही एक परिपक्व अमीबा 2 नए अमीबा में बदल गए। तो इसीलिए हम लोग अमीबा को क्या कहते हैं, अमरणशील यानी कि अमर जंतु कहते हैं। अब देखिए, ये तो अनुकूल परिस्थिति में ऐसा होता है। जब अमीबा के पास प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी कि अमीबा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्या है,
जैसे मान लिया जाए कि अमीबा तो जलीय माध्यम में रहते हैं, नदी में, तालाब में, पोखर में रहते हैं, और जब यह पानी सूख जाएगा ना तो फिर ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक कवर पहन लेगा। जैसे नहीं होता है कि हम लोगों के जो है ठंडी में हम लोग को सर्दी लगने लगता है, ठंडी लगता है, तो फिर क्या होता है, हम लोग जैकेट पहन लेते हैं। वो भी प्रकृति से बचने के लिए क्या करता है, जैकेट पहन लेता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शिष्ट कोशिका। क्या कहते हैं, शिष्ट कोशिका कहते हैं। और इसी के अंदर जो है सारा बीजाणु पड़ा रहता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगा ना, जैसे कि बाढ़ आ गया या बरसात हो गया, तो वही जो है आपका शिष्ट वाल टूट जाएगा और बनाएगा क्या, अमीबा के बहुत सारे बीजाणु बनाएंगे। ठीक है, और वो सभी बीजाणु जर्मिनेट करके अमीबा का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में ये क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकल मातृ कोशिका यानी जनक कोशिका भाग लेती हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, आपके अलैंगिक प्रजनन का ही एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे डायग्राम्स। हाइड्रा में मुकुलन, देखिए मुकुलन भी होता है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक टाइप होता है, जिसमें आपका हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा तो ये आपके जो है इस तरह के संरचना वाले होते हैं, जिसमें ये वाला भाग जो है स्पर्शक कहलाता है, यानी टेंटिकल्स कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, इसी टेंटिकल्स की मदद से हाइड्रा मूवमेंट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब इसमें प्रजनन होता है तो शरीर से एक उभार निकलता है, इसी उभार को क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी भाषा में मुकुल कहते हैं या कली भी कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में इसको बर्ड कहा जाता है, BUD। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यही मुकुल विकसित होगा और उसके बाद जो है परिपक्व होकर के अपने जनक शरीर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जनक शरीर अलग हो गया, संतति अलग हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रा में क्या बनता है, मुकुल बनता है, और उसके द्वारा एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम्स है ये है आपका पारामीशियम का, और ये पारामीशियम को हम लोग कहते हैं चप्पल की आकृति जैसा जीव। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें प्रचलन अंग के रूप में सीलिया मिलेगा। क्या मिलेगा, सीलिया। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि अमीबा में प्रचलन अंग कौन सा होता है, तो कूटपाद होता है ना। और आपके पारामीशियम में क्या होता है, सीलिया होता है। इसमें आपके केंद्रक होते हैं, और केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है, आपका अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ बंटवारे के बाद ये क्या कर जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब इधर आइए, ये है युगलीना। क्या है, युगलीना है। ये भी आपके जलीय आवासों में रहते हैं, पानी में मिलेंगे आपको। इसमें आपका केंद्रक है और प्रचलन अंग के रूप में क्या है, इसमें फ्लैजिला है। तो देख लीजिए अंतर, यहाँ पर कूटपाद है, यहाँ पर सिलिया है, और इसमें आपका युगलीना में क्या है, फ्लैजिला है। और इसमें कैसा विभाजन होता है, तो अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य बंटवारा के बाद ये बट जाते हैं। तो इस तरह से जीवधारी अपने आप को एक नए जीवों में बदलते हैं। उसके बाद है आपका स्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं। ये रंध्र किस लिए होता है, कहाँ होता है, तो ये हम लोगों को मिलते हैं पत्तियों पर। ज़्यादातर आपको यहाँ पर क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान के लिए यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, ताकि पौधों में गैसों का आदान प्रदान का नियंत्रण एवं समन्वय हो सके। तो इसमें होता क्या है, एक प्रकार का जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रक्षक कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गार्ड सेल्स कहते हैं, और उसी में लगे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसमें आपका स्टोमाटा छिद्र है, जो दिन के समय में खुलता है और रात्रि के समय में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते। तो इस तरह का डायग्राम्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं खुद हम मनुष्य पर। मनुष्य में आपका पाचन तंत्र है, और ये बहुत बार आपके 10वीं कक्षा में पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह का डायग्राम्स एक आपका जो है डायग्रामेटिक व्यूज़ आप लोग को बनाना होता है, या तो आपके फुल लेंथ में आ जाते हैं कभी कभी, है ना। बहुत बार पूछा भी गया है कि मनुष्य के आहार नाल का जो है या आहार
यानी पाचन तंत्र का जो है डायग्राम्स बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा से शुरू करते हैं। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है भाई, दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, है ना। तो दांत कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, है ना। हम लोग एक एक करके देखेंगे भी। तो जीभ होते हैं, उसके बाद लार ग्रंथि होती हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं ना। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनायन, उसके बाद क्या होता है प्रीमोलर, और उसके बाद क्या होता है मोलर होता है। तो यहाँ पर जो इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर दांत है वह क्या करता है, भोजन को काटता है, फाड़ता है, पीसता है, चबाता है, ये दांत का काम होता है। और उसके बाद जो जीभ होता है ना, उसका काम होता है उसको मिक्सअप करना और शरीर के अंदर लेना। लेकिन जीभ का एक और काम होता है कि भोजन में मौजूद स्वाद को पहचानना। इसके लिए जीभ पर क्या होते हैं, आपके स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट बड भी कहते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फीलीफॉर्म, क्या होता है फीलीफॉर्म होते हैं, लिखते जाते हैं फीलीफॉर्म होता है। उसके बाद क्या है आपका फंजीफॉर्म, क्या है फंजीफॉर्म, और आपका तीसरा है सरकमवैलेट, क्या है सरकमवैलेट है। तो ये आपका जीभ हो गया। और लार ग्रंथि से लार निकलती है जो आपके 3 जोड़े में मिलेगी। एक होता है आपका पेरोटिड, क्या होता है पेरोटिड, उसके बाद क्या है सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर है, और उसके बाद क्या है सबलिंगुअल है, क्या है सबलिंगुअल है। तो पेरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है। तो ये हो गया आपके 3 लार ग्रंथियां, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो इस पर हम लोगों ने जो है चर्चा भी किया है पिछले वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखें, वहाँ पर हम लोगों ने एनिमेशंस व्यूज़ में देखा था कि किस तरह से हम लोगों के कान के नीचे पेरोटिड पाई जाती है, सबमैंडिबुलर पाई जाती है और सबलिंगुअल पाई जाती हैं। तो वहाँ पर भी आप जो है हम लोग ये भी देख चुके हैं कि का पाचन तंत्र जो है, इस पर हम लोगों ने जो है एक कंप्लीट वीडियो में जो है हम लोगों ने एनिमेशंस की मदद से इसको अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाइए एनिमेशंस वाले में या 11th वाले में, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। तो दांत, जीभ और लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके जो है ग्रासनी से होते हुए कहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो ये हम लोगों का जो है ग्रासनी से होते हुए पहुँच जाएगा अमाशय वाले भाग में। कहाँ पहुँच जाएगा, अमाशय वाले भाग में। और अमाशय से में क्या रहते हैं, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जहाँ पर उसका पाचन होता है। फिर जो आपके पित्त होते हैं, जो आपके वसा को पाचन में मदद करते हैं। आपका यकृत से जो है निकलने वाले जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, इसमें मददगार होते हैं। फिर बात आती है कि अमाशय में जो आपके 3 भाग होते हैं, आपका होता है कार्डियक होता है ना, कार्डियक होता है, उसके बाद फंडिक होता है, और उसके बाद क्या होता है पाइलोरिक, क्या होता है पाइलोरिक। तो 3 भाग हो गया। उसके बाद की का हिस्सा है छोटी आंत, और उसके बाद है बड़ी आंत। तो ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत जो होती है हमारे आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, और उनकी लंबाई जो होती है लगभग 22 फीट होती है, ठीक है। और उसमें आपके 3 भाग होते हैं, डियोडिनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होते हैं। यानी छोटी आंत में 3 भाग, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। फिर आपके बड़ी आंत में भी 2 हिस्से हैं, आपके कोलन और रेक्टम। लेकिन याद रखिएगा कुछ कुछ बातें, जैसे कि हमारे ग्रास नली में भोजन जब आता है ना, तो वह एक वेब बनाता है। इस तरह से भोजन जब आता है तो इससे जो है एक क्रम बनता है, इस तरह से शुक्रन और शिथिलन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन, जिसकी मदद से जो है ये हम लोगों के जो है अमाशय में भोजन पहुंचते हैं, एक तरंग जैसी आकृति करके, ऐसे करके, ठीक है, मूवमेंट्स करके। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है छोटी आंत के अंदर में पाया जाता है रसांकुर, जिसके द्वारा जो है जो आपके पोषक तत्व है ये ग्रहण किए जाते हैं। बाकी जो है बड़ी आंत में जो आपके कोलन रेक्टम है, रेक्टम के द्वारा शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को
बाहर कर दिया जाता है। अब आइए यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि पौधे जो होते हैं ना, वह अपने से भोजन बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्या कला होती है उसमें, तो याद रखिएगा पत्तियां जो होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं और उसमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि जो आपके पत्तियां होती हैं ना वो क्या कहलाती हैं, आपके प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो आपके हरे पौधों में होती हैं। और ये क्या क्या करती हैं, तो सबसे पहले आपका जो है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर लेती है। कहाँ से भैया, कि जड़ से ये ले लेती है, मूल रोम से। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इस्तेमाल करती है, कहाँ से भाई, पर्यावरण से लेती हैं। पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि दिन में ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। और हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु और जलवाष्प देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो क्या बनता है भाई, एक आपका हो गया ग्लूकोज और दूसरा क्या हो गया आपके ऑक्सीजन, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं। और यही कारण है कि हरे पौधे को हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। अब आगे आ जाइए, स्त्री प्रजनन अंग है। मानव का स्त्री प्रजनन अंग जो होता है ना, वह पेल्विक रीजन में होता है, यानी कि ठीक उदर गुहा के नीचे होता है। इसमें जो अलग अलग भाग होते हैं और दो फैलोपियन नलिकाएं जो हैं आपस में मिलती है ना, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसमें गर्भस्थ शिशु क्या होता है, पलता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया गर्भाशय। और फैलोपियन नलिका के जस्ट जो है यहाँ पर लास्ट वाले हिस्से पर आपको मिलता है अंडाशय, जिससे आपका अंडाणु कोशिका निकलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो रिसेप्टिव पार्ट होता है, जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं, रिसेप्टिव पार्ट होता है, यानी कि स्पर्म्स को ग्रहण करती हैं, हिंदी भाषा में इसको योनि कहा जाता है। और इसमें होते हैं आपके हाइमेन, जो एक प्रकार के झिल्ली युक्त संरचना होती हैं, ठीक है। और बाहरी जो भाग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वल्वा, यानी कि जो बाहरी तौर से दिखलाई पड़ता है स्त्री प्रजनन अंग। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र पर, यानी कि न्यूरॉन कोशिका जो है किस प्रकार की होती हैं। और ये प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आप सबों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है कि न्यूरॉन कोशिका का जो है नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है एक केंद्रक होता है और उसमें आपके जो है साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके लास्ट वाले पोर्शंस पर इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है एक्सॉन्स होता है, फिर आपका जो यहाँ पर जो है एक्सॉन्स होता है, और इसी में आपके क्या है, श्वान कोशिकाएं होती हैं। और एक्सॉन्स का जो लास्ट वाला बल्ब होता है, लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग एक्सॉन बल्ब कहते हैं। और इस पर जो आपका टर्मिनल लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग एक्सॉन शीर्ष कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं न्यूरॉन कोशिका का जो है चित्र, जो आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। तो ये सारे आपके हो गए कुछ 10वीं कक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण डायग्राम्स। तो फिर हम लोग जो है एक और वीडियो में देखेंगे आगे कि जो आपके जो है यहाँ पर, जिससे कि हम लोगों ने जो है कुछ डायग्राम्स को देखा, इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में भी जो है हम लोग देखेंगे कुछ आपके महत्वपूर्ण डायग्राम्स के बारे में। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो है बातें, यानी कि 10वीं से जुड़ी बातें हम लोग इस चैनल पर जो है आती रहती हैं। तो उन लोगों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा जो इस बार वार्षिक परीक्षा में जो है वो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।